बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपको स्क्रीन पर देख के समझ आ गया हो, दैट इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है इस चैप्टर दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है एक पोर्शन अक्वायर करके रखता है जिसमें से नीट में क्वेश्चंस जो है मेजॉरिटी में आते हैं, पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंजाइम्स जो है वो पूरे बायोलॉजी में क्या है, डाइवर्सिफाई है, पूरी तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है बच्चों, हर जगह आपको जो है एंजाइम का एक्शन, एंजाइम का रोल, एंजाइम्स के फंक्शंस जो है देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब जो है अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू मोर एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द एंजाइम। जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ रहे होगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले होगे, रेस्पिरेशन पढ़ने वाले होगे, ठीक है बच्चों, तो वहां पे जो भी आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे आप, तो उन रिएक्शंस में जब भी कोई एंजाइम आएगा तो आप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा गौर करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिक नॉलेज जो पता होगी। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो राइट नाउ। ओके बच्चों, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज आपका सुपर मेंटोर एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक सेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, अब एंजाइम्स जो हैं इसके बारे में बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। उनका जो बेसिक नेचर जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, प्रोटीनिशियस होता है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, दैट इज ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं वो सब जो है उनका बेसिक नेचर, केमिकल कॉम्पोजिशन, कुछ भी बोलिए, वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका वाइस वर्सा अगर मैं बोलना चाहूं, ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, आप इसके साथ क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे ना बच्चों। तो देखिए ये बात तो बहुत पॉसिबल है कि प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो प्रोटीन्स का बहुत रोल जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग फंक्शंस जो है वो रोल प्ले करता है प्रोटीन। ठीक है, समटाइम्स हार्मोन की जैसे काम करता है, समटाइम्स रिसेप्टर्स की जैसे काम करता है, समटाइम्स कैसे एंजाइम्स की जैसे बिहेव कर रहा है ना, तो समटाइम्स एंटीबॉडीज की जैसे बिहेव कर रहा है। तो प्रोटीन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वाइड वैरायटी है। उसमें से जो हम कुछ प्रोटीन्स जो है हमारे क्या होंगे, वो एंजाइम्स कहलाते हैं, बट एंजाइम्स आर ओनली प्रोटीनिशियस इन नेचर। ठीक है बच्चों, कुछ एक आधे एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी आपको, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम एंजाइम है जो कि वो क्या है, प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन नहीं है। दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द आरएनए। ये क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है भैया, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल और जो कि कैसे एक्ट करता है, एक एंजाइम की जैसे एक्ट करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है बच्चों, जो कि प्रोटीनिशियस नहीं है, एक न्यूक्लिक एसिड है एंड ऑल्दो इट इज अ एंजाइम। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो एंजाइम्स जो है उनके बारे में हमने बेसिक बात करी कि वो सब कैसे होंगे, प्रोटीनिशियस नेचर के होंगे। अगर हम उनकी बात करें, प्रोटीन है तो कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन है भाई, विच टाइप ऑफ प्रोटीन द एक्चुअली एंजाइम इज, इट इज एक्चुअली टर्शरी, टर्शरी टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है बच्चों, जो टर्शरी स्ट्रक्चर जो हमने देखा था प्रोटीन्स का, वो जो है हमारे सारे जो एंजाइम्स है वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करते हैं बच्चों, एक्वायर करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एमसीक्यू। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक एमसीक्यू बन जाता है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स। अब एंजाइम का काम क्या होता है, आप में से कोई मुझे कमेंट में अच्छा सा एग्जाम्पल देकर बताएगा कि व्हाट एक्चुअली एंजाइम्स डू। ठीक है, हम भी बात करेंगे, बट आपको थोड़ा मेरे जो एग्जाम्पल देने वाली हूं उनसे थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है बच्चों, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, नाउ सो एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, बेटा जैसे कि हम केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स को किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, जो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और उनपे कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, राइट। आपको पता है जो कैटलिस्ट का काम होता है केमिस्ट्री के अंदर, वही सेम काम होता है एंजाइम का, बट इन दी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो जो भी हमारे सबस्ट्रेट होंगे, जो रिएक्टेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, वो यहाँ पे सबस्ट्रेट कहलाएंगे एंड प्रोडक्ट इज द सेम थिंग। ठीक है, सो सबस्ट्रेट्स के ऊपर एक्ट करता है हमारा
एंजाइम और जो रिएक्शन सबस्ट्रेट करने वाले होते हैं उसकी स्पीड को क्या कर देता है, एनहांस कर देता है, एसिलरेट कर देता है बच्चों, ठीक है। तो वही काम है जो कैटलिस्ट काम है। सो बेसिकली इट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विच अल्टीमेटली गोइंग टू गिव अस द प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो अब मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पे देखिए, अब आप स्क्रीन पे देखिए इस, लेट्स गो बैक नाउ, नाउ सी, देखिए ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है बच्चों ये है हमारा सबस्ट्रेट, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा है एंजाइम। सो एंजाइम्स के ऊपर, एंजाइम्स के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, एक कुछ साइट्स होती हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर साइट्स होती है जहां पे हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर निकल जाता है विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन दी एंजाइम इटसेल्फ, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि ये हमारा कोई, ये है हमारा कोई एंजाइम, ठीक है। अब इस पे कौन आने वाला है, इस पे आने वाला है सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम पे जाकर, एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाकर बैठेगा, जहां से एंजाइम क्या करेगा, हमारे सबस्ट्रेट का और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये हमारा जो सबस्ट्रेट है वो फाइनली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द एंजाइम, ठीक है। सो वो एंजाइम जो है वो नॉन स्टॉप यूज होता रहेगा आगे से आगे। ऑलराइट, सो दिस इज द रफ जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। सो ये हमने बताया, देख लीजिए सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर आकर फिट हो रहा है और अपना एक्शन जो है एंजाइम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट कहां आकर फिक्स होगा, दिस इज कॉल्ड दी, दिस इज कॉल्ड दी एक्टिव साइट, दिस इज कॉल्ड दी एक्टिव साइट, दिख रहा है बच्चों। So enzyme has a enzyme E has a substrate S binding in its molecule so that the highly reactive enzyme substrate complex बनेगा और वो रिएक्शन कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट के अंदर सक्सेसफुली, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम बेसिक बात करते हैं, ये है हमारा एंजाइम और ये है हमारा सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। सो अगर ये रिएक्शन जो है डायरेक्ट सबस्ट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो ये क्या टाइम ले रहा है, ये सपोज 10 मिनट्स ले रही है रिएक्शन, ठीक है। इन द एब्सेंस, एंजाइम की एब्सेंस में ये रिएक्शन जो हो रही है एस और एस मिलकर प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वेयर एज एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्बिनेशन से यही जो प्रोडक्ट है वो 10 सेकेंड्स में हमें मिल रहा है। तो बात समझ में आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई है, ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्राफ है ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है उसका और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट का क्या बताया हुआ है बच्चों, इसमें रिलेशन बताया है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, यहाँ पे है हमारा सबस्ट्रेट, ये है हमारा सबस्ट्रेट बच्चों, ठीक है। और ये है सबस्ट्रेट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है सबस्ट्रेट की, ठीक है। जो सबस्ट्रेट अपने पास में एनर्जी एक्वायर करके रखता है, अटेन करके रखता है, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट होगी। और प्रोडक्ट की देखो क्या है, काफी कम है। प्रोडक्ट की जो एनर्जी देखोगे बच्चों, यहाँ देखो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की है, तो ये भी काफी कम है। तो स्टेबल, जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है ना। तो जब भी हम बात करते हैं सबस्ट्रेट से, हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई द रिएक्शंस कैसी होती है, प्रोग्रेस रिएक्शन होती है या फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, ये है हमारा एस प्रोडक्ट। अब इसको ई को एंजाइम मत समझ लेना, ये है हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी अटेन्ड बाय द सबस्ट्रेट, है ना, या एक्वायर बाय द सबस्ट्रेट, या एनर्जी जो उसके पास पोजेस कर रहा है, ठीक है बच्चों। 3-4 वर्ड्स बोल दी। तो अब ये है हमारा S, ठीक है। अब ये S जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले देखो, आप जानते हो सबस्ट्रेट है तो काफी बॉन्ड्स उसके टूटेंगे, है ना, तो बॉन्ड्स ब्रेकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जाके क्या होगा, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बनने का काम शुरू होगा। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ उसको क्या करना होगा, एक पॉइंट पे जाके ये जो एनर्जी है ये कहलाती है ट्रांजिशन एनर्जी, जहां पे क्या होंगे, बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट लिखना चाहिए हमें, जब सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के बीच में जो है वो बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और वो बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए इतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, अटेन करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे जाके फर्दर वो यहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट में हमारा सबस्ट्रेट है कन्वर्ट होगा,
ठीक है बच्चों। सो अब यही काम हमने फर्स्ट जो आपको ग्राफ दिख रहा है रेड कलर से, वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दी हमारा सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की अनुपस्थिति के अंदर तो इतनी एनर्जी जो है हमारे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए सबस्ट्रेट को चाहिए। ठीक है, अब ये दूसरा ग्राफ देखिए बच्चे, दैट इज इन द ब्लू कलर। इसमें क्या है, हमारे सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो उसको अटेन ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए बच्चों, वो काफी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम। वो क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एंजाइम टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, ट्रांजिशन स्टेट में आएगा, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सबस्ट्रेट को, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम की एब्सेंस में देखो बच्चा कितनी ज्यादा है, और एंजाइम्स की प्रेजेंस में देखो कितनी रिड्यूस हो गई है। तो जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट की जो रिएक्शन की जो रेट है, जो प्रोग्रेस है, वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो whenever you are going to write the note on the enzymes, तो ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी का और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कर्व आपको ड्रॉ करना है ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। अच्छा, फ्यू पॉइंट्स आर मेंशन्ड हियर, दैट इज आपको बता ही दिया गया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ऑलराइट, ध्यान रखना इसको। और एक एक्सेप्शन बताया है जो कि हमारा एंजाइम का है, दैट इज द राइबोजाइम, बट दैट इज नॉट अ प्रोटीन। वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द आरएनए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन और द नेचर ऑफ द एंजाइम। ठीक है बच्चों, कि काम कैसे करता है बेसिक एंजाइम, कैसे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये है हमारा एंजाइम, दिस इज द ई, ये है ई हमारा एंजाइम। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा सबस्ट्रेट, ये है हमारे दो सबस्ट्रेट, एस और एस लिख देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, अब ये है एंजाइम के ऊपर हमेशा क्या होगी, एक्टिव साइट होगी, एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर आकर सबस्ट्रेट बैठेगा, और फिर वहां से उसके आगे प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होना, ठीक है, सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड्स ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना, विच अल्टीमेटली गोइंग टू गिव अस द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, सो अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये हमारा एंजाइम है जिसके पास में स्पेसिफिक साइट्स है, उसके पास स्पेसिफिक पॉकेट्स है टू अटेन द सबस्ट्रेट, है ना। तो वहां पे ये कहलाएगा एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट्स जो है इन पर कौन आने वाला है, सबस्ट्रेट आने वाला है। तो देखिए ऑलमोस्ट ऑल जो शेप है वो सेम है सबस्ट्रेट की और एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन द एंजाइम। तो क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या बनेगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम पे आकर फिक्स हो गया है, तो क्या बन गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है बच्चों। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। और हियर ये जो सबस्ट्रेट आया था, नाउ वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, चले जाएंगे, और नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए सेम साइट अवेलेबल करवाएंगे एंजाइम की। तो एंजाइम के अंदर कोई चेंज अंडरगो नहीं होता, एंजाइम डजंट अंडरगो एनी चेंज इन द एक्टिव साइट, वेयरएज द प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या रिएक्शन होगी कि ई जो है और एस का जो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, और उसके बाद एंजाइम एज इट इज हमारे पास मिलेगा, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चों, दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड इजी। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सेम बात यहाँ पे हमने वही रिएक्शन वाली फिर से समझाई है। देख लीजिए क्या है, द अनचेंज्ड एंजाइम with an intermediate formation of the enzyme product complex। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, तो या जहां पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही है, तो ये भी क्या बता रहा है, ये ईपी का कॉम्प्लेक्स बता रहा है कि यहाँ से अभी प्रोडक्ट ने ये साइट छोड़ी नहीं है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, बहुत ही कम समय के लिए आएगी, जब प्रोडक्ट बन चुका होगा एक्टिव साइट पे बट रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, निकला नहीं है, तो ये भी एक साइट बनेगी हमारी। तो ई एस गिव्स ES ट्रांजिशन स्टेट जो कि रिवर्सिबल होगी, और उसके बाद EP बनेगा, दैट इज द प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, और एंजाइम विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रेट।
आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। डायग्राम्स के साथ में बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग विद द डायग्राम्स, ऑलराइट, और पिक्चर्स। अब इसको आप समझिए, देखिए, द स्टेप वाइज कैटालिटिक साइकिल और द कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब स्टेप वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड। ब्रेन में फिक्स हो जाना चाहिए विद इन दिस वीडियो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू पे मोर अटेंशन। ओके, सो देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर का है हमारा एंजाइम। ठीक है, और ये है हमारी एक्टिव साइट, जो आपको लिटिल बिट स्काई ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये है हमारी एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर। और ये आ रहे हैं हमारे सबस्ट्रेट। जब आ रहे हैं तो देखो कैसा कलर है, देखिएगा, ग्रीन कलर के आ रहे हैं। सो ग्रीन कलर के हमारे सबस्ट्रेट आ रहे हैं, बट जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न इनटू पर्पल एंड ऑरेंजिश। बात समझ में आ रही है? दिस इज सो इजी थिंग, कितनी बढ़िया तरीके से समझाया गया है आपको। ठीक है, तो फिक्स हो जाना चाहिए यहाँ पे पिक्चर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम की। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा, अब उनके बीच में ऑल्टरेशन होगी या बॉन्डिंग बनेगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो कुछ चेंजेस क्या होंगे सबस्ट्रेट के अंदर होंगे। सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंडिंग इंड्यूस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। ऑल्टर इट्स शेप, देखो कैसे, कैसे को एक्वायर करने के लिए एंजाइम भी अपनी शेप में चेंज कर रहा है, और सबस्ट्रेट जो है वो खुद अपने क्या कर रहा है, केमिकल चेंजेस तो कर ही रहा है, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग तो उसके अंदर चल ही रही है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया हमारा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। नाउ ये देखो, इसके एक्टिव साइड पे किस तरीके से हमारा ये जो है, ये सबस्ट्रेट आकर फिट हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद में ईपी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, जो कि बहुत ही छोटे से माइन्यूट पीरियड के लिए बनेगा, और जहां पे प्रोडक्ट बन चुका है, सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट रिलीज होने वाला है। ऑलराइट, थर्ड स्टेप हो गया हमारा ईपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट, दैट इज द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, और एंजाइम क्या होगा, एज इट इज, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, विदाउट एनी चेंज, एज इट इज अपनी अटेन में इनिशियल स्टेज में होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, द फोर्थ स्टेप। ठीक है, ये देखो आए, ये हो गया रिलीज प्रोडक्ट, ये हो गया रिलीज प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, और फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट and run through the catalytic reaction once again। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में ही एंजाइम डाल देने से काम हो जाता है, बिकॉज एंजाइम हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर, सबस्ट्रेट आ रहे, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है, बाद हमारा जो एंजाइम है इट विल रिमेन द सेम। ओके बच्चों, दिस इज द फोर्थ फाइनल स्टेप वेयर प्रोडक्ट इज फॉर्म। वेरी वेरी इजी। अब एक्शन समझने के बाद अब हमें पढ़ना होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो सबसे तीन इंपॉर्टेंट जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, फर्स्ट इज पीएच, द सेकंड इज टेम्परेचर, एंड द थर्ड इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इनके कर्व्स भी पूछ लिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन इतना लेंदी बना दिया जाता है, बच्चे तो पढ़कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो यू हैव टू पे मोर अटेंशन हियर। तो अब ये तीनों जो कर्व्स है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं इंडिविजुअल। अब है ये बात इस तरीके की कुछ, कि जो एंजाइम्स जो हैं वो बड़े ही कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, या फिर बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अबाउट देयर टेम्परेचर, अबाउट देयर पीएच एंड अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, कि वो उतने ही कंसंट्रेशन पे काम करेंगे या उतने ही पीएच पे काम करेंगे। उससे ज्यादा पीएच किया, आपने बेसिक किया या एसिडिक किया, तो पीएच पे वो अपना काम करना, अपने पीएच से हटकर दूसरे पीएच पे एंजाइम अपना काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक रीजन है, इसमें कोई ह्यूमन नेचर नहीं है कि ह्यूमन होते, कई लोग होते हैं लाइक दे आर क्वाइट रिजिड काइंड ऑफ, राइट, कि हम तो हमारी एकदम कंफर्टेबल कंडीशंस में ही काम करते हैं, रेस्ट हम नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन जैसा नेचर नहीं है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली द रीजन है इसका। ठीक है, तो अब देखिए बेटा क्या है,
द टेम्परेचर, पीएच एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट जो है वो क्या करती है, एंजाइम की एक्टिविटी को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है अगर आपने इनको छेड़छाड़ किया तो। ठीक है, अगर जैसे हम बात करते हैं कोई हमारा है एक्स एंजाइम है, ये एक्स एंजाइम जो है वो 7.2 पीएच पे ही अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमम जो है एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करता है ये एंजाइम। ठीक है, अगर आपने इस एंजाइम को 3 पीएच दैट मींस हाईली एसिडिक पीएच के अंदर डाल दिया, या फिर आपने इसको हाईली बेसिक पीएच के अंदर डाल दिया, 12 पीएच के अंदर, हाईली एसिडिक और बेसिक पीएच में, काम ही नहीं करेगा। इट डजंट वर्क, काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है टू वर्क ऑन इज द बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज द 7 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ये जो होता है इसी के ऊपर क्या करता है, ऑप्टिमम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है एंजाइम। इससे ज्यादा कर दोगे तो भी खराब है और इससे कम कर दोगे तो भी काम खराब होगा। ठीक है, सो अब देखिए आप इसमें फनी पिक्चर में एक इमेजिन कर सकते हैं, अपनी इमेज बना सकते हैं ब्रेन के अंदर। क्या, द टू एंजाइम्स आर टॉकिंग टू ईच अदर कि व्हाई poor Jerry, I told him working in non-ideal pH what denatured him कि this poor Jerry, ये भी क्या है हमारा जाइम है, जो कि क्या कर रहा था कि नॉन आइडियल कंडीशंस में काम करने लग गया। नॉन आइडियल कंडीशन में काम करोगे तो डीनेचर हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ठीक है, हाँ अब क्या हो गया, अभी का एंजाइम ही नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो रीजन पढ़ते हैं हम, इसका एक्शन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मेरी बात सुनिए केयरफुली। टेम्परेचर एंड पीएच का जो रोल है एंजाइम की एक्टिविटी पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो दोनों के कर्व्स भी सेम बनते हैं। ठीक है, तो याद करना भी तरीका भी सेम होगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोई एंजाइम है हमारा जैसे कि अभी हमने बात की थी सक्सिनेज। ठीक है, सक्सिनेज रिडक्टेज एंजाइम है अपना। ठीक है, रिडक्टेज। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक एंजाइम है जो कि एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है, जो कि है 5.2 पीएच पे। ठीक है, अब 5.2 पीएच पे तो यहाँ से देखिए पीएच क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड ये 5, यहाँ पे 5.2 समवेयर आएगा और आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो अब ये एंजाइम की पीएच है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस है। तो जैसे ही एंजाइम जो है वो अपने क्लोजेस्ट पीएच, अपने ऑप्टिमम पीएच के पास आ रहा है, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों देखो क्या हो रही है, ग्राफ में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो अपने पीएच के क्लोजेस्ट, ऑप्टिमम पीएच के क्लोजेस्ट आता जा रहा है एंजाइम, तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, ऑप्टिमम लेवल पे आएगी दैट इज दी 5.2। इस पे इसको क्या मिल रही है, एक ऑप्टिमम एकदम मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है देखने को मिल रही है। सिमिलरली अब आगे क्या हो रहा है, अब तो पीएच जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, पीएच था, उससे भी क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये लो भाई 6 आ गया, ये हो गया 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो देखो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो रही है, ग्रेट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो एंजाइम देखो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे ही क्या करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, उससे कम पे भी नहीं और उससे ज्यादा पे भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए, टेम्परेचर के केस में भी क्या होता है, कोई हमारा एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन, यहाँ पे मुझे एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहिए था आपको ट्रिप्सिन का। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच में बहुत बढ़िया काम, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीएज प्रोटीन का क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है ना, तो डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, ये एंजाइम ये बहुत ही एसिडिक, हाईली एसिडिक पीएच में काम करता है, जो हमारे स्टमक में जो इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है, स्टमक में जो पीएच होता है वहां पे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये उससे अगर हम वेरी कर देंगे उसको, तो वही कहीं पे भी एक्शन करना नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, सेम हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई हमारा वाई एंजाइम है। ठीक है बच्चों, ये वाई एंजाइम है। अब इसका टेम्परेचर सबका नॉर्मल रेंजेस जो होती है वो रहती है विद इन दी 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40, मान लीजिए 40 और 40 से 45 भी दे रखा है कई किताब में, तो 45 ले लेते हैं, 35 टू 45, जहां पे ह्यूमन रेंज आ जाती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं टेम्परेचर का कर्व विद दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो अपने अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए जब जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा जो एंजाइम है टुवर्ड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का कर्व देखो बच्चों बढ़ता जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का कर्व पीक की तरफ बढ़ता जा रहा है।
और जैसे ही उसने अपना मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन किया, सपोज इट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब यहाँ उसके अटेन पे तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी आ गई, मैक्सिमम रिएक्शन हो गई है, एंजाइम ने बढ़िया परफॉर्म करा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स दिए हैं। बट अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्टिविटी टाइम की हो रही है, पीएच और टेम्परेचर का सेम कर्व है, सेम एक्शन है बच्चों। तो इसीलिए आपको क्या बोला जाता है, मॉम क्या बोलती हैं, ज्यादा गरम गरम खाना मत खाओ और ज्यादा ठंडा भी मत खाओ, ठीक है। ज्यादा गरम खाओगे तो आपका गट में जो है क्या हो जाएगा, एक तो आपको जो इन्फ्लेमेशन होगी वो बात अलग, आपकी उस पे एंजाइम्स भी है क्या करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे इतने गर्म खाने के ऊपर, ठीक है बच्चों। और एकदम भी फ्रिज से चिल्ड खाना, ये चिल्ड कोई भी चीजें होती हैं वो भी मत खाओ, क्योंकि उस टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो जो मेन डाइजेशन का प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। मम्मा की बात सुनते नहीं है ना, ओके। सो आगे से ध्यान रखना, देयर इज अ बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट, ओके बच्चों। लेट्स गो अहेड। तो पीएच और टेम्परेचर का द कर्व इज सेम, you can see here the activity declines both below and above the optimum level। optimum level से आप क्या करोगे, खसकोगे, जाओगे इधर उधर करोगे तो क्या होगी, एक्टिविटी नीचे होती जाएगी। अगर आप धीरे धीरे बढ़ती भी है, जैसे आप अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के, ऑप्टिमम पीएच के पास आते जाओगे एंजाइम के, तो क्या होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, और बाद में अगर दूर जाओगे तो रिड्यूस होती जाएगी। एवरी एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच, एवरी एंजाइम हैज इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारा 37 डिग्री एंड रैपिडली अगर उससे ज्यादा आप टेम्परेचर रेज कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएगा, उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है प्रोटीन के अंदर, ज्यादा गर्म टेम्परेचर में डाल दिया तो बॉन्ड्स ही ब्रेक हो जाएंगे, प्रोटीन वो खुद रहेगा ही नहीं, टूट ही जाएगा, एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा। तो एक्शन क्या करेगा, राइट बच्चों। और एकदम एक्सट्रीम कोल्ड में ले जाके बिठा दोगे, हाँ कहाँ पे, आर्कटिक एंटार्क्टिका पे ले जाके बिठा दोगे तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर, हालांकि वहां पे सरवाइव करते हैं, दे हैव अदर सो मेनी, लेकिन हम जैसे लोग तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे ना वहां पे, कि हमारा एकदम से टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी उन कंडीशंस को, तो क्या होगा, हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। अच्छा इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जो जितने भी क्रायो प्रिजर्वेशन होती है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर, लाइक -180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो है, कई चीजें जैसे कि बोन मैरो के जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स जो हैं, वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनकी क्या होगी, उनकी एक्टिविटीज जो है वो बंद हो जाती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है, ना ही वो आगे बढ़ते हैं, ना ही वो डी नेचर होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। सो एंजाइम और टेम्परेचर एंड द पीएच इज डन हियर, ऑलराइट बच्चों, आई होप इट इज वेरी कूल। लेट्स गो अहेड। तो देख लीजिए यही बात मेंशन की गई है नेक्स्ट स्लाइड में। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, टेम्परली इनएक्टिव कर देगा भाई, तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, पका दो, आग लगा दो तो टूट जाएगा, बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो एंजाइम ही क्या रहेगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, सो डोंट छेड़छाड़ विद द टेम्परेचर। Now the topic comes, that is the concentration of the substrate। अब substrate की concentration जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है बच्चों। कैसे समझते हैं, एक बार यहां समझते हैं, देन आई विल इरेज इट। ये देखिए ये है हमारी कोई टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है दिस मच एंजाइम, ये है एंजाइम, ये है एंजाइम, ये काफी नंबर ऑफ एंजाइम्स डाले मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम्स पड़े हैं, अब मैं इनमें डाल रही हूँ सबस्ट्रेट। अब हम इनमें डाल रहे हैं हमारे सबस्ट्रेट, ये देखिए मैंने डाला ब्लू कलर का सबस्ट्रेट, इसी शेप का डालते हैं, ये कुछ इस तरीके का है तो इसी तरीके की क्या डालेंगे हम, शेप के सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं एंजाइम के अंदर। तो जब तक हमारा एंजाइम जो है इस पे आकर बैठ गया, एक्टिव साइट पे आकर बैठ गया, सेकंड मॉलिक्यूल आकर बैठ गया, थर्ड मॉलिक्यूल आकर बैठ गया, फोर्थ मॉलिक्यूल आकर बैठ गया, सो जैसे जैसे हम धीरे धीरे सबस्ट्रेट, अगर यहाँ पे एंजाइम्स और भी होंगे, है ना, मैं आपको बहुत ही लिमिटेड बनाकर बताए हैं, तो नंबर ऑफ एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, धीरे धीरे आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो सबस्ट्रेट क्या होंगे, एंजाइम्स की एक्टिव साइट को जाके एक्वायर करेंगे, तो और क्या होगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा। सो विद द
with the increase in the concentration of the substrate, क्या मिलेगा हमें? रेट और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो होगी, जो रेट जो होगी, वो धीरे 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 रेट करेगी, बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली बढ़ाने से हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है बच्चों, वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है इनिशियली। ठीक है, अब आप इस चीज को अज्यूम करके देखिए कि यहाँ पे हमारे एंजाइम्स जो हैं, हाँ, ये इस कंडीशन में समझ के देखिए कि अब कितना भी आप इसमें क्या डालो, सबस्ट्रेट डालो, ये लीजिए। अब हम इसमें और सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं। क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। एंजाइम्स की तो सारी एक्टिव साइट्स क्या है? ब्लॉक है। हमारा एंजाइम्स जो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, आप कितना भी सबस्ट्रेट डालते जाओ, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा एंजाइम्स तो अभी क्या है? एक्वायर्ड है। सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर यहाँ पे कहा क्या? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सबस्ट्रेट की कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो आप, तो ग्राफ जो है हमारा रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का जो, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो कैसा रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? इनिशियली विद द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो रेट है, वो रिएक्शन का जो कर्व है, वो देखो कैसा है? वो स्पीड अप कर रहा है। सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ, एंजाइम प्रोडक्ट बनाता जाएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल है। जब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन की हमारे जो सबस्ट्रेट की इतनी बढ़ गई है कि एंजाइम्स ही बचे नहीं हैं, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन अब आके जाके कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आई है? सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, erasing all of these things that we have done it here. All right, let's go. ठीक है बच्चों, so let's read out. With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at the first. Initially क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। Alright, अब चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे बच्चों मैं क्या बताने वाली हूँ, एक आपको Km कांस्टेंट के बारे में बताने वाली हूँ। मिकालिस कांस्टेंट कहलाता है ये। ठीक है, मिकालिस कांस्टेंट के बारे में बता रही हूँ। तो अब ये क्या है मिकालिस कांस्टेंट? देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो चल रही थी, है ना, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से द सबस्ट्रेट की, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यस, देखो बच्चों, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट एट विच सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी v थी, ये पूरी पूरी v मैक्स थी। v मैक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरी v मैक्स है। तो जब क्या होगी? एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ हो जाए, और वी कैन से v मैक्स जो है वो हाफ रह जाएगा, that is the concentration is called the Km। क्या कहलाएगा? वो Km कहलाता है। हम आगे भी पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, the reaction ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeding any further rise in the concentration। ये बात यहां तक हमने पढ़ी कि कितना भी हम सबस्ट्रेट ऐड कर लो, एक बार हमारा एंजाइम कंज्यूम हो चुका है, सो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, इट विल गो फ्लैट। ठीक है, अब बात करते हैं Km की, जो यहाँ पे हमने जस्ट आपको ब्रीफ दिया था, अब एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, या तेरा, तो पहले एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन में। देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा है। यस, देखिए क्या है, अब देखो एंजाइम हमारा ये रहा, ये एंजाइम। अब एंजाइम की साइट, एक्टिव साइट्स तो यही दो हैं, और सबस्ट्रेट देखो ये जितने क्या पड़े हुए, ये सबस्ट्रेट है, 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 सो मेनी सबस्ट्रेट्स आर देयर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो ज्यादा है, ठीक है, और एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स तो क्या है? जो ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगी? कर्व क्या होगा? स्लांट होगा ही होगा, स्लांट मतलब फ्लैट होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो यही चीज आपको समझाई गई है, जो कि हमारे कर्व में था कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन का जो बीच का जो कर्व है, वो इनिशियली तो क्या होगा? बढ़ेगा, एंड लेटर ऑन इट विल बिकम फ्लैटन, इट विल बिकम फ्लैटन। कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आप बढ़ा दो, एंजाइम्स ही हमारा अवेलेबल नहीं है विद द एक्टिव साइट्स, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दिस इज द कर्व। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब बात करते हैं Km कांस्टेंट के बारे में स्पेसिफिकली इन दिस स्लाइड। ठीक है, नोट आता है,
अभी मैं इसके क्वेश्चंस आपको देने वाली हूं, आपको आंसर करना है। ऑलराइट बच्चों, ओके, लेट्स गो अहेड। यही सेम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का विद द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रही हमारी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ये है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनिशियली हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है, बट आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेडी हो गई है, स्टॉप हो गई है, एक फ्लैट कर्व को ले लिया है उसने, एक्वायर कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं व्हाट इज के एम कांस्टेंट। के एम जो है वो है मैकालिस मेंटेन कांस्टेंट, मैकालिस मेंटेन कांस्टेंट के एम कहलाता है। अब ये क्या है, this is equal to substrate concentration at which reaction attains half of its maximum velocity। अब ये देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम इस पीक पे था, यहाँ पे मैक्सिमम पीक मानो, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन क्या, मैक्स, वी मैक्स है। जब इसका हाफ, जब इसका हाफ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पर हाफ हो गई, तो Km क्या कहलाएगा, Km will be the that concentration of substrate, Km will be the that concentration of substrate at which reaction क्या होगी, अपनी half of the rate of maximum के मैक्सिमम जो रेट अटेन करनी चाहिए थी उसकी हाफ हो। तो कॉन्सेंट्रेशन का है Km, Km के बारे में I'm repeating, Michaelis maintained constant is equal to the substrate concentration, is the substrate concentration at which the reaction attains half, of its maximum velocity V by 2 जब होगा, so Km equals to V by 2, और ये V क्या है, max। बात समझ में आई? तो Km value is constant and a characteristic feature of given enzymes। बहुत सारे एंजाइम्स की अपनी अपनी Km कांस्टेंट होगी, सबकी अपनी एंजाइम सबस्ट्रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे उनका Km कांस्टेंट आता है। ऑलराइट, लो द Km वैल्यू इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। जितना ज्यादा Km वैल्यू कम होगी, सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड बना है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वाइस वर्सा, जितना हायर वैल्यू में होगा वो क्या होगा, उनका जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स की, वो कम होगी। ठीक है, लेट्स गो नाउ, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। अब ये तो हमने अभी तक पढ़ा अबाउट दी एंजाइमेटिक एक्शन, कि वो एक्शन कैसे करता है बच्चों। ठीक है, और साथ में हमने उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ लिए हमने, कि पीएच, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम्स की एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपटीशन की, जिस कंपटीशन में तुम भी हो। ठीक है, अब तुम लोग भी नीट एस्पिरेंट्स हो, 16 लाख जो बच्चे हैं अटेम्प्ट करने वाले हैं, बट गोइंग ओनली फ्यू लैक्स स्टूडेंट जो भी क्या करेंगे, सीट पर बैठेंगे एमबीबीएस की। राइट, सो देयर इज अ कंपटीशन, तो आपसे बेटर तो ये कोई समझ ही नहीं सकता, ये आप ही की स्थिति है। ऑलराइट, सबस्ट्रेट आपके जैसा ही कुछ फील कर रहा है। अब मेरी बात समझिए बच्चों, तो अब देखो क्या है, ये देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्लू इज द एंजाइम, इसकी एक्टिव साइट दिख रही है आपको, दिख रही है। अब यहाँ पे हिसाब से होना तो ये चाहिए कि सबस्ट्रेट आएगा, बाइंडिंग होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम की एक्टिव साइट फिर से अवेलेबल हो जाएगी। बट देयर इज सम ट्विस्ट। द ट्विस्ट इज कि एंजाइम की एक्टिविटी समटाइम्स क्या होती है, किसी एक्स दूसरे केमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस से इफेक्ट हो जाती है। एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और एक्शन ऑफ द एंजाइम समटाइम्स क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम अनदर केमिकल कंपाउंड और स्पेसिफिक केमिकल्स की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। अब मैं कोई काम करना चाह रही हूँ, मुझे अपनी सीट पे आके बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करना पसंद है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी एल्स इज सिटिंग हियर। ठीक है, मैं आ ही नहीं पा रही, से बैठ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे लैपटॉप पे काम करूंगी। ऑलराइट, तो यही काम हो रहा है हमारे एंजाइम के साथ में। तो देखिए ये है हमारा सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट, जहां पे हिसाब से सबस्ट्रेट को आना चाहिए, बट कोई और आकर बैठ गया, कोई और केमिकल आकर बैठ गया, दैट केमिकल वुड बी, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज इनहिबिटर। क्या कहलाएगा, इनहिबिटर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये इनहिबिटर्स जो हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है डायग्राम, जो सब क्विकली समझ में आ जाने वाला है आपको। ओके, सो बने रहिए। So let's read out. The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of some specific chemicals.
दैट बाइंड टू द एंजाइम, ठीक है। इनहिबिटर्स जो होंगे वो कौन से, वो जो सम स्पेसिफिक जो केमिकल्स होंगे वो क्या होंगे जो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्या करते हैं, कम करते हैं, वो सब कहलाएंगे हमारे inhibitors. What we are going to call them? Inhibitors. And inhibitors दो तरीके के होंगे, competitive and non-competitive. Let's go ahead. Yes. What we are going to see in this slide, देखिए कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, यहीं पे समझ लो, ठीक है। तो आपको आगे तो सब ऐसा लगेगा मक्खन, ओके। तो देखिए, दिस इज द एंजाइम ए, ओके। सबस्ट्रेट ये रहा हमारा, सबस्ट्रेट की और एंजाइम की एक्टिव साइट, जो सबस्ट्रेट की जो केमिकल्स जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स के साथ में काफी मैच करती है, दैट इज व्हाई उनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इज वेरी क्लियर। तो अब क्या हो गया, ये हो गया कंपटीशन का मामला आ गया, बिजनेस में कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है, जो हमारा इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल भी सेम एक्टिव साइट जैसी ही स्ट्रक्चर को अक्वायर करता है, या अपनी ही उसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, ये जो इनहिबिटर है इसकी जो स्ट्रक्चर है क्वाइट सिमिलर है, क्वाइट similar to the active site of enzyme, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से उसकी क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो आए हमारे इनहिबिटर और जाके धम एक्टिव साइट पे बैठ गए। अब क्या करें, अब सबस्ट्रेट तो मुंह देखेगा, रिएक्शन होगी नहीं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या हो गई है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई। दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में देखो थोड़ा अलग काम है, सबस्ट्रेट हमारा अवेलेबल है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अवेलेबल है, ठीक है। दोनों की क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट के साथ में जो है एकदम क्या है, दे आर क्वाइट एक जैसे ही है, ठीक है। तो वो फिट होने वाला काम है। बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थोड़ा सा क्या करता है, वो स्मार्ट है थोड़ा सा। वो क्या करता है, हमारे एंजाइम में कहीं एक और अनदर साइड पे जाकर बैठ जाता है। देखिए, ये देखिए, कहीं और आकर हमारा एक एक्स स्पेसिफिक केमिकल जो है यहाँ पे आके बाइंड हो गया है टू द अनदर साइट ऑफ द एंजाइम, और उस पे बाइंड करने की वजह से हमारी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की शेप चेंज हो गई है। ये देखो, पहले कैसा था और अब देखो कैसा हो गया है, ठीक है। तो अब जो है हमारा सबस्ट्रेट आकर इस पर बाइंड ही नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, इनहिबिशन हो गया और नॉन कॉम्पिटिटिव है, सबस्ट्रेट के साथ में आकर पहले आऊं वाली बात भी नहीं है। सबस्ट्रेट कैसे आके बैठेगा, मैं ही पहले लग जाता हूं। तो अब देखिए, ये जो साइट है जहां पे हमारा इनहिबिटर आकर बैठा है वो कहलाता है एलोस्टेरिक साइट। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ये बच्चों क्या है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, एंजाइम हमारा जो इनहिबिटर है वही बहुत स्मार्ट इनफ है, इट स्मार्ट इनफ है, साथ में आया जाके एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम पे जाके बैठ गया, एक्टिव साइट की क्या कर दी, शेप डिफॉर्म कर दी। नाउ सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू अटैच, नो फर्दर रिएक्शन, ठीक है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये दोनों एग्जाम्पल डायग्राम जो है फिक्स कर लो भाई लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों का काम हो जाएगा, ओके। तो वन मोर थिंग, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को यहाँ पे भी समझ लीजिए। ये देखिए, ये कहता है एंजाइम, हे दैट्स माय एंजाइम, ये देखो ये सबस्ट्रेट है और ये हमारा एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई और आकर बैठ गया, हमारा कौन आके बैठ गया, इनहिबिटर आकर बैठ गया एक्टिव साइट पे। व्हाटएवर, डोंट यू सी योर नेम ऑन इट। तो भाई ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारा नाम थोड़ा ना लिखा है एक्टिव साइट पर आकर बैठने का, तो तुम ही बैठोगे, मैं बैठ गया, काम खत्म। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आप और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो कि एक्टिव साइट पर आकर इन दोनों की एक्टिव साइट की और नॉर्मल सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज सेम, दैट इज व्हाई वो उसके अंदर लॉक एंड की तरह आकर फिक्स हो जाता है और खुल जाता है और काम हो जाता है, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा कि ऑलमोस्ट ऑल जो है वो सबस्ट्रेट जैसा स्ट्रक्चर है उसका, 100% वैसा भी हो सकता है और ऑलमोस्ट ऑल भी हो सकता है। तो ये देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है,
पूरा हमारे सबस्ट्रेट जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन इतना है कि वो सफिशिएंट जाकर उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकता है। बात समझ में आई है? तो कंपटीशन दे दिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बन गया। When the inhibitor closely resemble the substrate in the molecular structure and inhibits the activity of the enzyme by binding to the active site, it is called competitive inhibitor. Very clear to you guys? Okay, let's go ahead. नाउ कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन जो है हम पढ़ने वाले हैं। देख लो, आप ही खुद ही देख लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर आकर बैठ जाएगा एक्टिव साइट के ऊपर। बैठो, बैठ गए। सबस्ट्रेट, ओह मेरी जगह तो कोई और आके बैठ गया है। ओह लेट्स गो, नो रिएक्शन। ठीक है, सेम टाइम सेम बात यही हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, सब कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड दी, एज अ रिजल्ट ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन क्या होगा, बेसिकली डिक्लाइन हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। सेम बात है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए, if an inhibitor is competitive, it will decrease the rate of reaction, and there's no much substrate, but can be out competitive. अरे बात समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों देखिए भाई, ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है, ये आया एक्टिव साइट पे, तो ये नॉर्मल काम होना चाहिए था। बट ये इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इनहिबिटर की प्रेजेंस में इसने इसकी साइट को ब्लॉक कर दिया है, कंपटीशन दे रहा है। सो दैट इज व्हाई वो अपनी मैक्सिमम जो एक्टिविटी तक नहीं रीच कर पाएगा। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो क्या है, ये है सक्सिनेट। ये है सक्सिनेट, ये है नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होती है। एंजाइम के ऊपर सक्सिनिक एसिड जाके क्या करता है, सबस्ट्रेट है हमारा, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट, और ये एक्स्ट्रा इसके साथ में बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है हमारा वो फ्यूमरेट है, और साथ में एंजाइम एज इट इज निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या है, ये आपको एग्जांपल याद करना है विद स्ट्रक्चर। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग दिस। तो सक्सिनेट का एग्जांपल देखो क्या है, CH2 COO नेगेटिव। ठीक है, ये सक्सिनेट है, ये बाइंड करेगा टू द एक्टिव साइट। बाइंड करने के बाद इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, और क्या बन जाता है, फ्यूमरेट बन जाता है, और एंजाइम एज इट इज निकल जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो देखो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो H2 निकल गया, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, कौन सा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द फ्यूमरेट। अब आ जाओ, ये तो था नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इस हमारे सबस्ट्रेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे क्या था, CH2 टू टाइम्स थे, यहाँ पे CH2 एक ही टाइम है, तो एंजाइम को के पास में जाकर बैठ जाएगा, और हमारे जो सक्सिनेट को आने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है, उसको आने नहीं देगा, और ये हमारा आगे रिएक्शन भी नहीं फर्दर कंटिन्यू होगी। तो देख लीजिए, सक्सिनेट और मेलोनेट की स्ट्रक्चर में सिर्फ एक CH2 का फर्क है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएंगे। इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। तो ये हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, उसका कौन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मेलोनेट। मेलोनेट क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनिक, सक्सिनेट से क्लोजली रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर के अंदर। These competitive inhibitors are often used in the control of the bacterial pathogen। ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज किया जाता है, इस तरीके के एक्शंस का, जहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या कर रहा है, एंजाइम्स को रोक रहा है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। नॉन कॉम्पिटिटिव देखा था हमने, वो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बैठ जाएगा, वो क्या करेगा, एक्टिव साइट की कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंज कर देगा, जहां से सबस्ट्रेट आकर नहीं बैठ पाए। ठीक है बच्चों, इन देख लीजिए, ये है हमारा इनहिबिटर, ये है एलोस्टेरिक साइट, दिस एलोस्टेरिक साइट, यहाँ पे आया, इसने क्या किया, एक्टिव साइट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, एंड नाउ द रिएक्शन इज नॉट अकरिंग। In non-competitive inhibition, the inhibitor doesn't block the substrate from the binding to the active site. उसको block नहीं कर रहा है, instead it attaches at the another site पे, जो कि क्या कहलाएगी, allosteric site, and blocks the enzyme from doing its job। अब एंजाइम की ही क्या कर दी है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी है,
जो सबस्ट्रेट को ही क्या करेगा, आने नहीं देगा। This inhibition is said to be non-competitive because the inhibitor and the substrate can be bound at the same time. Bound तो कर सकते हैं लेकिन वो bound करने के लिए एंजाइम ही रेडी नहीं है, all right? तो कोई competition नहीं है यहाँ पे. It is usually irreversible and the enzyme catalyzed reaction will never reach its normal maximum rate even with a lot of substrate. अब इसमें क्या करो, हम बहुत सारा सबस्ट्रेट सॉरी बहुत सारा सबस्ट्रेट डालते जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे जो इनहिबिटर्स हैं वो तो क्या होंगे, लिमिटेड नंबर में होंगे। तो क्या होंगे, ना उन्होंने एक्वायर कर लिया, बाकी एंजाइम की एक्टिविटी साइट को, जो है एक्टिव साइट को तो नहीं क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे बच्चों, है ना। सो इस तरीके के जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाले जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं, उसमें अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो इस इनहिबिशन को क्रॉस ओवर करके रेट ऑफ रिएक्शन को अचीव किया जा सकता है टू इट्स मैक्सिमम रेट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बेटा यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन। यहाँ पे क्या था कि देखिए, ये तो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, है ना। तो यहाँ पे था कि ये इसके साथ में हमारा जो सबस्ट्रेट है और साथ में जो हमारा इनहिबिटर है ना, दोनों की स्ट्रक्चरल क्या है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या आ जाता है, इनहिबिटर एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाता है। अब हम क्या करें, अब हम करते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, एंजाइम्स जितने थे उतने पड़े हैं, हमने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो वो क्या करेंगे, हमारे इनहिबिटर को धक्का लगाएंगे और खुद जाकर क्या बैठ जाएंगे, क्योंकि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वही जाके एक्टिव साइट को एक्वायर करेगा और इट कैन रीच टू इट्स मैक्सिमम रेट गिवन इनफ सबस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। इफ एन इनहिबिटर is competitive, okay, it will decrease the rate of reaction। शुरू में तो rate of reaction decrease करेगा when there is not much substrate। जब बहुत ज्यादा substrate नहीं है तो क्या करेगा, rate of reaction decrease कर देगा, क्योंकि active site ही नहीं मिल रही है substrate को। ठीक है, but can be out competitive, वो अपने इस competition से substrate बाहर आ सकता है। कैसे, by lot of substrate, खूब सारे substrate ऐड करते जाओ, substrate की concentration ऐड कर दो और बढ़ा दो, तो क्या होगा, हमारे इनहिबिटर्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मैक्सिमम साइट्स पे जाकर हमारे सबस्ट्रेट अटैच होंगे एंजाइम की एक्टिव साइट पे, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अटेन टू इट्स मैक्सिमम। ओके बच्चों, अहेड, तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन से ये जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये ऑल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे इसके एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, सबस्ट्रेट को नहीं आने देगा। यहाँ पे इसके एलोस्टेरिक साइट पे आके बैठेगा, एक्टिव साइट को डिफॉर्म कर देगा। ठीक है, दीज आर दी डिफरेंसेस जो कि बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या याद करना है हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का बच्चों, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज is inhibited by malonate, ये हमने देखा भी है बच्चों। और यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में आपको याद करना होगा, पायरुवेट काइनेज इज इनहिबिटेड बाय एलानिन। एलानिन जो है वो है एक अमीनो एसिड, तो पायरुवेट काइनेज की जो एक्टिविटी है वो एलानिन इनहिबिट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका इनहिबिटर हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर केमिकली सिमिलर, है ना, ये पढ़ा था हमने कॉम्पिटिटिव में कि इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, जो सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, whereas यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, there is no, they are not chemically, their structure is not chemically similar, they could be of a different shape। नेक्स्ट, इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट, याद आ रहा है ना, आपकी फ्रेम हो चुकी होगी इमेज अभी तक तो ब्रेन में, राइट। तो क्या था कि हमारा एक्टिव साइट पे आकर हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बैठ जाता था, तो एक्टिव साइट की हमारी वो ब्लॉक हो जाती थी, whereas इनहिबिटर बाइंड्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, दैट इज द एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बैठता था। ऑलराइट बच्चों, नाउ द इनहिबिटर डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, यहाँ पे एक्टिव साइट पे चेंज नहीं हो रहा था किसी तरीके का। ठीक है बच्चों, सिर्फ ब्लॉक हो रही थी, बट यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट पे जब हमारा इनहिबिटर सिट करता है, बैठता है, फिक्स होता है, तो एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दो सबस्ट्रेट की, बढ़ा दो, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू हैव टू
कीप इन माइंड बच्चों। अब देखो ये कर्व है नॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब हमने पढ़ा था विद द रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में जो रिलेशन था, ये वो कर्व है। ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, बट आफ्टर सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के बाद में आप कितना भी एंजाइम डाल दो, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या होगा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी, क्योंकि अब देखो कुछ तो इनहिबिट कर रहा है, रास्ते को ब्लॉक करने वाला कुछ तो स्ट्रक्चर्स है, तो नॉर्मल से तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हुई है। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल से तो क्या हुआ, ग्राफ नीचे आया है, बट स्टिल रेट ऑफ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, कर्व जो है बढ़ेगा। हमने देखा था ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, बट आ जाओ नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में आप एक तो रेट ऑफ रिएक्शन भयंकर तरीके से नीचे आ गए, क्योंकि एक्टिव साइट ही हमारी एंजाइम की डिफॉर्म हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकते, और कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की कितनी भी बढ़ा लो, कर्व तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, सो इस कर्व को मैं यहाँ से ये सब इरेज करती हूँ, एंड आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और ये कंपटीशन में एमसीक्यू में आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, तो तीनों का क्या दे रखा है, कर्व, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी में रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट के साथ में और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में कर्व दिया हुआ है। दिस यू हैव टू लर्न इट, और इसको मेमोराइज करना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ दिस, with this question we have come to end of this video. अब इसमें कुछ questions है regarding the topic that we have discussed in this video only. So I want you all to answer me, okay, within the video तो possible नहीं है, so what you're going to do, you're going to comment me, okay बच्चा। So the question is, which of the following statements regarding enzyme inhibition is correct? ठीक है, कि enzyme inhibition के लिए कौन सा statement correct है। ठीक है बच्चों, देखिए, आप पढ़िए और मुझे ऑप्शन में आप कमेंट में आंसर कीजिए। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एंजाइम एक्शन के लिए, तो ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, इज वन मोर क्वेश्चन, यस, आपको आपको आइडिया देने के लिए कि हमारा ये जो कर्व पढ़ना, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप होते हैं बच्चों। ठीक है, तो द कर्व गिवन बिलो, ये देखिए एक्स एंड वाई एक्सिस, shows the enzymatic activity with relation to the conditions like pH and temperature। pH और temperature का यही कर्व था बना हमारा, है ना। what do the two axes x and y represent? क्या होगा ये बताओ, इनमें से ऑप्शंस फाइंड कीजिए, क्या हो सकता है, x क्या है, y क्या है, तो ये आपको बताना है, the comment। This is all about the enzyme, enzymatic actions, inhibitors। अब छोटा सा एक टॉपिक रह गया, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, और उसको हम को फैक्टर्स के साथ में लिंक करके एक सिंगल वीडियो बनाएंगे। ओके बच्चों, so we'll see you in the next video. Do like our channel, subscribe to our channel and share with your friends, okay? And we'll see you in the next video. Thank you so much.